हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सी प्रोग्राम लर्निंग सीरीज में आज का अपना जो टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको ये है ना एसेंशियल है कि यहाँ तक तो आपका है ना बेस रहेगा प्रोग्रामिंग का। अब जिसका भी बेस अगर पावरफुल नहीं है तो फिर आगे वो कोडिंग वाली लाइन में नहीं जा सकता। तो अपन काम करेंगे तो काम करने के दौरान अपन को है ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स की हेल्प लेनी पड़ जाती है। अपन लाइफ में भी कोई भी है ना जॉब करते हैं, है ना, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कई बार रिपीटेशन का भी काम होता है। तो फिर अपन को भी है ना लाइफ में भी कई सारे कंट्रोल्स को यूज करते हुए एक सर्टेन रिजल्ट्स को प्राप्त करना होता है अपन को। तो कंप्यूटर में है ना ये कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन कौन सी क्या क्या आएंगे, और अपन ने ऐसे भी पढ़ चुके अपन कि कंप्यूटर के 5 बेसिक ऑपरेशन है, जिसमें आपने पहला इनपुट पढ़ा जिसमें डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वेरिएबल के अंदर। सेकंड आपने पढ़ा स्टोरेज। स्टोरेज का जो रोल रहता है इंस्ट्रक्शंस को यानी प्रोग्राम्स को और वेरिएबल्स को अपन डेटाज को मेमोरी में होल्ड करना। तो स्टोरेज में वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी। फिर देन काम करेंगे, प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस में एक तो होता है सीक्वेंस हो गया कि 1 बाय 1 है ना स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए चलो, तो आपको लास्ट स्टेप्स पे ना रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और कई बार होता है कि रिजल्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए अपन को है ना अपने सामने सीक्वेंस में चलते चलते टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं। अब टर्निंग पॉइंट में आ गया कि कौन सी ब्रांच में जाऊं, है ना, अपने पास लेफ़्ट की तरफ चले या राइट की तरफ फॉलो करे या किसी पर्टिकुलर है ना पोर्शन पे जाके अपन को काम करना है। तो अपन जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि कई बार अपन है ना घर से चलते हैं, ऑफिस में आ जाते हैं। तो ऑफिस में ऐसे थोड़ी कि अपन को एक स्थिर जगह पे रहते हुए 1 बाय 1 वही काम कर देंगे। कई बार अपन को ऑफिस से सीधा है ना बाहर जंप करना होता है। मान लो बैंक से रिलेटेड जॉब है तो फिर आप ऑफिस से बैंक में आ जाओगे, बैंक का पूरा जॉब को ओवर करके फिर अपना है ना वापस अपने डेस्टिनेशन पे आ जाओगे। तो जैसे अपने लाइफ में टर्निंग पॉइंट होते हैं तो ऐसे कंप्यूटर भी काम करते करते टर्निंग पॉइंट का है ना रोल्स को यूज करेगा। अब यहाँ क्या क्या काम होगा इस तरह का जो कंट्रोल्स को अपन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो होता है जैसे अपन मान लो परीक्षा देने आ गए। कई बार होता है ना कि अपने आज BCA का पेपर है, अब अपन अपनी एंट्री मान लो कॉलेज कैंपस में हो गई। फिर कॉलेज कैंपस में अपन क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड को देखते हैं। फिर वहाँ से अपन को माइंड में एक वैल्यू मिलती है। फिर उस वैल्यू को लेके अपन है ना अपना एग्जामिनेशन रूम को सर्च करते हैं। अब सर्च करने में आपने क्या लॉजिक अप्लाई किया उसको अगर आपने पूरा प्रॉपर समझ लिया तो कंप्यूटर में भी सेम एक्टिविटीज़ के लिए स्टेटमेंट है। कई बार अपन को है ना मल्टीपल ब्रांच आ जाए, जैसे अपन यूनिवर्सिटी कैंपस में आ गए और यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री पॉइंट पे आ गए। एंट्री पॉइंट में फिर अपन देखते हैं कि अपन को है ना किस ब्रांच से रिलेटेड काम था। मैथ्स डिपार्टमेंट से काम था, केमिस्ट्री से काम था, फिजिक्स डिपार्टमेंट से काम था। तो अपने पास है ना डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन के ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर आप है ना अपनी कंडीशंस को चेक करोगे, अपने को है ना एग्जैक्ट क्या अपन को है ना सर्च करना है। तो कंडीशन सही होती है तो फिर उसी ब्रांच में जाके जब काम ओवर हो जाए तो फिर अपन सीधा ही बाहर आ जाएंगे। कई बार अपन को है ना रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए कई सारे है ना रिपीटेशन करना होता है। तो रिपीटेशन करेंगे तो फिर अपने सामने है ना कंट्रोल्स को इस तरह से डील करो कि वो रिपीटेशन करता रहे कोई स्पेसिफाई कंडीशन तक। तो फिर अपने सामने दूसरा कंट्रोल्स आ गए। तो अपने पास है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल के बाद में सीधा फिर अपन आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो 5 बेसिक ऑपरेशन में इनपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, है ना, आपका प्रोसेस हो गया, प्रोसेस में कंट्रोल आएगा, कंट्रोल अपन पढ़ने जा रहे हैं, फिर आपका आउटपुटिंग आएगा, आउटपुट में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस 5 एक्टिविटीज़ को लेके कंप्यूटर एक पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये माइंड में फॉलो कर लो। अब अपन को प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो डिसीजन से रिलेटेड स्टेटमेंट के यहाँ पे हेल्प लेंगे। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो रिपीटेशन का सेगमेंट भी आ सकता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो ट्रांसफरिंग का जॉब भी आ सकता है। तो अपने पास है ना बेसिकली 3 कंट्रोल स्टेटमेंट पूरी लैंग्वेज में चलते हैं। चाहे तुम C लैंग्वेज पढ़ो, चाहे C++ पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे PHP पढ़ो, हर लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट का कंसेप्ट होगा। तो अभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक्स को थोड़ा सा सीरियस से पढ़े, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का बेस है। अगर बेस क्लियर नहीं है तो फिर प्रोग्रामिंग अपने लिए ना थोड़ा सा आगे मुश्किल हो जाती है। तो अब कितने तरह के कंट्रोल है तो अपन क्लासीफाइड करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट को। तो अपन देखें कि अपन जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, वैसे के वैसे अपन यहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो पहला कंट्रोल स्टेटमेंट में अपना रहेगा ब्रांचिंग टाइप का कंट्रोल।
ब्रांचिंग, है ना। ब्रांचिंग को अपन सलेक्शन भी कह सकता हूँ मैं, सलेक्शन कि मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और अपन को एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना है ना। इसमें जो आएंगे आपके वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, है ना। या फिर इसको अपन है ना कंडीशनल स्टेटमेंट भी मैं कह सकता हूँ कि एक अपने माइंड में कोई भी है ना कंडीशंस रहेगी, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन सिलेक्शन में जाएंगे, तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकता हूँ। तो पहला जो रहेगा अपना कंट्रोल का ब्रांचिंग या सिलेक्शन का रहेगा। ब्रांचिंग का मतलब होता है ना कि जैसे यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जांपल दिया था, मल्टीपल ब्रांच है, एक ब्रांच में जाके काम करना होता है। परीक्षा रूम में जाते हैं तो मल्टीपल रूम्स आते हैं, अपन को तो एक रूम से मतलब होता है। फिर जिस रूम में अपन जाएंगे फिर उसी में अपन काम करके सीधा एग्जिट पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रांचिंग का मतलब मल्टीपल ऑप्शंस और सिलेक्शन एक ऑप्शंस का, या अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन सिलेक्शन करते हैं। मतलब जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अपने होम मतलब हाउस में रूम्स होते हैं, रूम्स में बिजली का बोर्ड होता है, तो बोर्ड पे मल्टीपल स्विच होते हैं, स्विच का सिलेक्शन करो और फिर वही आपका काम हो जाएगा। तो ये अपने लाइफ में ना कई तरह की अपनी प्रॉब्लम्स इस तरह की आ सकती है, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चंस में ये टाइटल आ जाए, ब्रांचिंग का आ जाए, सिलेक्शन का आ जाए, डिसीजन मेकिंग का आ जाए, है ना, या कंडीशनल स्टेटमेंट का आ जाए, तो अपने सामने है ना क्या क्या सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट अवेलेबल है, कम से कम ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो। तुम कहोगे अगर ये पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा, तो कम से कम आप प्रॉपर प्रेजेंट करना सीख जाओगे कि इस टॉपिक को मैं कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में प्रेजेंट करूं। तो इसमें जो आंसर पॉइंट होंगे क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला जो पार्ट होगा अपना इफ स्टेटमेंट आ जाएगा, इफ स्टेटमेंट पहला पार्ट आपका ये होगा इफ स्टेटमेंट। दूसरा इसमें इफ में फिर अपन चलेंगे तो इफ का क्या मतलब होगा, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन अपने लाइफ में कई तरह के होंगे। एक तो होता है कि सिंपल सिंगल कंडीशन और एक ही अल्टरनेट। जैसे कई बार होता है ना कि अपन चलते फिरते आप मान लो कोई क्विज के अंदर मान लो पार्टिसिपेट कर रहे हो और क्विज में आपने कोई क्वेश्चंस पुटअप किया, उस क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, तो आंसर मिलने पर आपको ना एक पेन गिफ्ट में मिल गया, और आंसर नहीं दिया तो कुछ भी नहीं मिला। तो अपने पास क्या था, सिंगल कंडीशन और एक ही आपका अल्टरनेट, यानी कि ऑप्शंस। सही होने पर मिलेगा, गलत होने पर कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह का अपना है ना एक कंडीशन चेक करना हो और एक ही अल्टरनेट का ऑप्शन हो। कि जैसे तुम क्वेश्चंस मैंने पुट अप किया, तुमने क्वेश्चंस को यस कर दिया, तो मैंने कह दिया पेन ले लो, तो तुम कहोगे ये काम कैसे होगा। तो सिंपल इफ़ कंडीशन को फॉलो करेंगे। फिर सेकंड होता है अपने पास इफ़ में सेकंड फॉर्मेट है, इफ़ के है ना 4 फॉर्मेट हो गए। तो एक तो हो गया आपका पहला सिंपल इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ, ठीक है ना। दूसरा इफ और एल्स, इफ के साथ में एल्स दे दिया अपन ने, इफ और एल्स। तीसरा नेस्टेड, नेस्टेड इफ, है ना। चौथा एल्स इफ लीडरशिप। तो ये 4 फॉर्मेट है आपके इफ के। पहला समझ में आ गया, एक कंडीशन और एक ही ऑप्शंस। कंडीशन सही होगी तो ट्री वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। एक कई बार कंडीशन होती है कि मेरे सामने मान लो कि 2 ये अल्टरनेट है, अब तुमको सही होने पर मान लो गिफ्ट में दूंगा और गलत होने पर ये वाला पेन गिफ्ट में दूंगा। अब दोनों में से अपन पार्टिसिपेट तो करेंगे, तो एक कंडीशन अपने सामने आ गई। कंडीशन को यस करे या नो करे तो कुछ तो अपन को है ना ऑब्टेन होगा ही, 2 में से एक तो मिलने वाला ही है। तो 2 में से एक का सिलेक्शन करो, या तो इसका करो या इसका करो। अब गलत होने पर भी सिलेक्शन है और ट्रू होने पर भी सिलेक्शन है। पहले वाले इसमें क्या था, सही होने पर ही सिलेक्शन हो रहा था। तो अपने पास एक अल्टरनेट, अब एल्स से क्या किया, एक्सटेंशन कर दिया, तो 2 अल्टरनेट और एक का सिलेक्शन। तो उस केस में अब इफ़ और एल्स को फॉलो करेंगे अपन, इफ़ और एल्स को फॉलो करेंगे। और कई बार क्या होता है कि नेस्टेड इफ़ को यूज करना पड़ जाता है। अब तुम कहोगे कैसे, अब मान लो तुम को भी
RS की परीक्षा देते हो, है ना, RPSC के थ्रू एक कंपटीशन परीक्षा देते हो। अब कंपटीशन परीक्षा में तुम्हारा सिंपल सी थ्योरी है, सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है कि डायरेक्ट तुम कहोगे नहीं होगा, तो फिर तुम कहोगे क्या क्या कंडीशंस अपन को फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले मैं तुमसे कहूँगा कि पहले प्री एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, वो ट्री हो गई यानी पास हो गए। तो फिर दूसरे लेवल में जाओगे तुम, फिर मेन परीक्षा दोगे, वो भी ट्री हो गई, तो वो भी आपका ना तीसरे लेवल में चले जाएंगे। तीसरा लेवल भी अगर ट्री हो गया तो फिर अपन इंटरव्यू में या अपन को फिजिकल वेरिफिकेशन या मेडिकल टेस्ट में भी क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो अपन को है ना फाइनल सिलेक्शन होने के लिए 1 2 3 है ना, या मोर कंडीशन भी हो सकती है। तो फिर तब जाके अपन को एक फाइनल एक रिजल्ट मिलेगा यस का। तो ऐसे ही लाइफ में या प्रॉब्लम्स में इस तरह के डिसीजन हो सकते हैं कि अपन को कई बार रिजल्ट्स को लेने के लिए 2 3 4 ऐसे मल्टीपल कंडीशन को सही करते हुए आगे चलना हो, तो फिर नेस्टेड इफ के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा अपने पास। कई बार अपन को जैसे गेम्स खेलते हैं अपन कंप्यूटर पे, और गेम्स में तुम कहते हो कि मैंने है ना टारगेट पूरा अचीव कर लिया, तो फिर मैं कहूँगा कि तुमने है ना कई सारे लेवल को फॉलो करते हुए और फिर आपने गेम्स को है ना फाइनल रिजल्ट्स प्राप्त किया है। कई बार अपन को कंपनियों में सिलेक्शन होते हैं तो एक लेवल से काम नहीं होता, मल्टीपल कंडीशन को सही करते हुए आगे चलो। तो इस तरह का अगर काम करना हो तो फिर नेस्टेड इफ़ की हेल्प लेनी पड़ेगी अपन को। और एल्स इफ लीडरशिप क्या होता है कि जैसे तुम रिजल्ट्स देखते हो, अब रिजल्ट्स तुम्हारा मान लो पहली कंडीशन चेक किया कि मैं मेरिट लिस्ट में देखता हूँ, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं मिला, तो फिर तुम क्या कहते हो कि नाम नहीं मिला तो वो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है कि तुम फर्स्ट डिवीज़न में देख लो, फर्स्ट में नहीं होता है यानी फॉल्स होता है तो सेकंड में देख लो, सेकंड में नहीं है तो थर्ड में देख लो, थर्ड में नहीं है तो फिर डिसीजन हो गया। तो अपन को कई बार क्या होता है कंडीशन सही होने पर आगे चलो, कई बार क्या होता है कंडीशन गलत होने पर दूसरी कंडीशन पे चले जाओ, दूसरी कंडीशन गलत होती है फॉल्स होती है तो तीसरी पे चले जाओ। तो इस एक्टिविटीज़ को क्या नाम दे दिया, एल्स इफ लीडरशिप। एक मेन इफ हो गया और उसके साथ में एल्स इफ को अपन यूज करते हुए आगे फॉलो करते हुए चले। तो अपने पास इफ के देयर आर 4 फॉर्मेट हो गए, डिफरेंट इसके 4 टाइप्स के फॉर्मेट हो गए। फिर अगर अपन इसी में और आगे चले तो इसमें और भी अपने पास स्टेटमेंट आएगा, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। स्विच अपने आप में कीवर्ड भी है। तो स्विच स्टेटमेंट का जो रोल रहेगा, कई बार मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जैसे अपन होता है ना मेन्यू ड्राइवन कोई प्रोग्राम बना दे, जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे मेन्यू दे दिए, नंबर 1 प्रेस करूँ मान लो एडिशन की टास्क है, नंबर 2 पे आपकी सब्ट्रैक्शन की टास्क है, नंबर 3 पे मल्टीप्लिकेशंस की टास्क है, नंबर 4 पे डिवीजन की टास्क है। अब तुमको नंबर 1 प्रेस करते ही वन मतलब एडिशन की टास्क एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। जब उनको मल्टीपल ऑप्शंस दे दें यानी बहुत सारे अल्टरनेट दे दें और 1 का सिलेक्शन करना हो तो स्विच स्टेटमेंट के थ्रू मैं ईजी वे में कर सकता हूँ। इसमें तो क्या होता है कि कंडीशंस फॉलो करनी होती है। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है मैचिंग करते हैं अपन, कि जैसे अपन है ना रूम को सर्च करते हैं, जैसे तुम्हारा रूम नंबर 36 है क्लास का, अब तुम देखोगे 36 में कैसे चेक करो, तो तुम क्या करोगे रूम के आगे जो लेबल्स लगे हुए होते हैं उनको चेक करोगे और तुम्हारा जो चेकिंग है ना मैच खा गई तो उसी में एंट्री ले लोगे। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट आ जाएगा। परीक्षा में जैसे अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो माइंड किस तरह से कंट्रोल करता है, तो सेम वही व्यू यहाँ पे सेम वही है ना फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। तो स्विच से रिलेटेड जो कीवर्ड है, तो स्विच में अपन ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे बाहर निकलने के लिए, है ना। स्विच के अंदर अपन एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, डिफ़ॉल्ट। स्विच के अंदर मैचिंग करने के लिए अपन है ना केस स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो 3 आपके ये स्विच से रिलेटेड कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, सी में, C++ में, जावा में। स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का मतलब होता है जैसे परीक्षा रूम में तुम्हारा काम पूरा ओवर हो गया है ना, एग्जामिनेशन फिनिश हो गई, फिर तुम्हारी थ्योरी कह रहती है सीधे ही है ना बाहर आ जाओ, तो कंप्यूटर नहीं समझने वाला ना, तो कंप्यूटर ब्रेक से बाहर आ जाएगा। फिर तुम कहते हो मेरा रूम तो है ना मैच ही नहीं हो रहा, मेरे को तो मिला ही नहीं। अब हो सकता है कई बार रूम नंबर्स को अपन स्टिकर लगाने भूल गए, तो उस केस में फिर ये डिफ़ॉल्ट को यूज कर लेगा कि डिफ़ॉल्ट का भी एक ब्लॉक होगा। तुम कहते हो कि मैचिंग करनी है मेरे को, तो केस के साथ में लेबल वैल्यू होती है। तो अपने पास जब स्विच का अपन पढ़ेंगे डिटेल में तो ब्रेक आएगा, डिफ़ॉल्ट आएगा, केस आएगा। तो ये स्विच से एसोसिएट है, स्विच के साथ में ये 3 स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे, ज़रूरी है, मतलब आप पे याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में अपने पास अभी और है
कि सी प्लस प्लस जावा में डिसीजन मेकिंग में एक और स्टेटमेंट है। तो एक अपने पास है ना, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ये है ना, ये अपने पास में ये कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट है। ये हो गया आपका कंडीशनल ऑपरेटर, है ना, ये स्टेटमेंट बनेगा अपने पास जो ऑपरेटर के थ्रू बनाऊंगा मैं। इससे ये है ना अल्टरनेट हो जाता है इफ और एल्स का। इसको टेरनरी ऑपरेटर भी कह सकता हूँ मैं, है ना, ये भी आज साथ में रख लो, टेरनरी ऑपरेटर। तो ये भी आपका डिसीजन मेकिंग में ही आएगा, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट जो कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये किसका अल्टरनेट हो गया। तुम चाहोगे इफ और एल्स से थोड़ा सा इजी रहे प्रोसेस लिखने में, तो अपन इफ और एल्स को हटा के इससे पूरा काम कर सकता हूँ मैं। जहाँ इफ़ का काम करोगे, नेस्टेड इफ़ लगाना चाहो, एल्स इफ लेडर इफ को लगाना चाहो, तो वहाँ पे पूरा काम इस सिंगल ऑपरेटर से मैं कर सकता हूँ। इतनी कम स्टेप्स में काम हो जाता है कि अपन को एक छोटा सा कोड लगेगा और अपना इजी रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी प्रोग्रामिंग की। तो अपन को है ना इफ़ को इग्नोर करके अपने पास फैसिलिटीज है, ये कंपाइलर में और भी नहीं होती, ये नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, अदर लैंग्वेज में नहीं है। तो सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में एक कंडीशनल ऑपरेटर अपने पास चलता है जिससे अपन डिसीजन मेकिंग का पूरा काम कर सकते हैं विदाउट इफ़ के। तो अपने पास ये अगर डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट का क्वेश्चंस अगर आता है एग्जाम में, तो आपको इन पॉइंट को फोकस करते हुए आंसर लिखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, याद रख लो। फिर अपने पास है ना कंट्रोल स्टेटमेंट में नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा जंपिंग का। जिसमें अपन बोलेंगे ना ट्रांसफरिंग। मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना, ट्रांसफरिंग। और एक अपना स्टेटमेंट आएगा तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर का कॉल कर दो, तीसरे नंबर पे आएगा आपका लूपिंग। लूपिंग लूपिंग को अपन बोल सकते हैं इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, ITERATION, है ना। ये भी अच्छा नहीं लगे तो अपन है ना रिपीटेशन, TITION, है ना। और ये भी अच्छा नहीं लगे तो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ये एक ही सिनोनिम्स कर दो, एक ही वर्ड के कई सारे वो हो गए। लूपिंग कर दो, इटरेशन कर दो, रिपीटेशन कर दो, साइक्लिक प्रोसेस कर दो, जंपिंग बोल दो, ट्रांसफरिंग बोल दो। तो ट्रांसफरिंग में कौन से स्टेटमेंट आएंगे, है ना, लूपिंग में क्या आएंगे। अब जंपिंग का सिंपल सा अर्थ है कि कूदना, कि एक प्लेस से अपन चलेंगे और एक अपन है ना अपने पास वो रहेगा सोर्स, और एक मतलब टारगेट हो गया और एक सोर्स हो गया। तो आप है ना एक पर्टिकुलर लोकेशन से अदर लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना हो, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना हो, कंडीशनल, अनकंडीशनल, कैसे भी अपन है ना जा सकते हैं। तो तुम कहोगे कैसे जाऊंगा, तो कई बार होता है ना कि ट्रांसफ़र हो गया, तो अपन ट्रांसफ़र की क्या मीनिंग हुई कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो गया। तो कंट्रोल में अपन कई बार है ना चलते चलते है ना अपन टॉप टू बॉटम पे चले गए, फिर है ना बॉटम से वापस टॉप पे आ गए, या कोई मिडिल पोजीशन पे आ गए। तो प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे जंप करना हो, ट्रांसफ़र करना हो कंट्रोल का, तो देन फिर अपने पास जंपिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो जंपिंग का मतलब होता है कि वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाओ। तो जाऊंगा कैसे, अपन तो समझ जाते हैं। अब जाने में होता है ना कि जैसे मैंने कह दिया गो टू रूम नंबर 36। अब गो टू क्या करेगा, जाने का आदेश देगा। रूम नंबर 36 क्या करेगा, एक लेबल होगा रूम के आगे, तो उस लेवल पे अपन सीधे जंप कर जाएंगे। क्या बोलता है ना कि गो टू, अब गो टू से तो काम होगा नहीं, फिर मैं एक वर्ड और बोलूँगा कि बॉटम पे जाओ, टॉप पे जाओ, है ना, या कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाओ, तो उसका एक प्लेस का नाम दूंगा मैं। तो प्लेस का जो नाम होगा वो लेबल कहलाएगा। तो जहाँ पे भी अपन ट्रांसफ़र होंगे तो एक आपका सोर्स डेस्टिनेशन होगा, एक सोर्स लोकेशन होगी। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो अपने पास है ना एक तो गो टू स्टेटमेंट आ जाएगा, सी लैंग्वेज में अपने पास है ना गो टू आ जाएगा, कीवर्ड अपने आप में, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका इसमें अपन पढ़ सकते हैं ब्रेक का मतलब ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करता है। तीसरा अपन पढ़ सकते हैं यहाँ पे
रिटर्न, ये अब अलग अलग है ना, कंडीशनल हो सकता है, मतलब ये 4th नंबर पे हो सकता है एग्जिट, ये फंक्शंस को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक अपने पास हो सकता है कंटिन्यू, तो ये 4 तरह के ऐसे ट्रांसफरिंग वाले स्टेटमेंट है। ट्रांसफरिंग तो वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाना, तो ये तो क्या करेगा, गो टू प्रोग्राम्स के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा। प्रोग्राम्स के अंदर है ना, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जा सकता हूँ, तो प्रोग्राम्स के पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर है ना, प्रोग्राम्स के अंदर कोई पर्टिकुलर लोकेशन हो सकती है। ब्रेक का जो यूज करते हैं, यूज्ड इनसाइड, ये जो यूज करेंगे, एक तो होता है ना स्विच में होता है ये, तो इनसाइड स्विच और लूप, दो के अलावा इसकी कहीं पे भी एंट्री नहीं होती। तो या तो लूप से बाहर निकलो कि साइक्लिक प्रोसेस में चल रहे हो, मैं कहता हूँ ब्रेक, तो यानी क्लोज कर दो लूप को ही। स्विच के अंदर अगर एंट्री हो रही है, स्विच से बाहर निकलो तो देन ब्रेक, ठीक है ना। और रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन से बाहर निकलेगा कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चले गए। जैसे मान लो तुम ऑफिस से किसी बैंक में आ गए और बैंक वाले ने बोल दिया कि ब्रेक रिटर्न, तो क्या समझे कि जहाँ से मैं आया हूँ ना वहीं पे चला जाऊँ। तो रिटर्न क्या करेगा, फंक्शंस से बाहर कर देगा। फंक्शंस क्या है, एक स्पेसिफिक ब्लॉक हो गया प्रोग्राम का, तो उस ब्लॉक पे अगर अपनी एंट्री हो गई और फिर वो उस ब्लॉक से वापस बैक में आना है, तो सिंपल सी थ्योरी है रिटर्न। तो रिटर्न करना, जहाँ से आए हो वहीं पे बैक में चले जाओ कॉलिंग लोकेशन पे। एग्जिट से क्या करेगा, ये प्रोग्राम को क्लोज कर देगा, ये प्रोग्राम को क्लोज कर देगा बिल्कुल, है ना, प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम। कंटिन्यू क्या करेगा, लूप का करंट प्रोसेस को स्किप कर देगा, स्किप करंट, है ना, लूप इटरेशन या रिपीटेशन बोल दो। करंट जो भी इटरेशन चल रहा है ना, अपना प्रोसेस चल रहा है, तो उसको स्किप कर देगा। कि जैसे मान लो कि लूप में अपन को 10 राउंड चलाना, मैं कहता हूँ कि 9th नंबर के राउंड को स्किप कर दो, तो तुम उस केस में कंटिन्यू यूज कर लो। तो डिफरेंट ट्रांसफरिंग का ऑप्शंस है। गो टू एक प्रोग्राम के पर्टिकुलर पोर्शन से अदर पोर्शंस पे जाने के लिए। ब्रेक का मतलब होता है कि लूप जब चलता है साइक्लिक प्रोसेस, उसको स्टॉप कर दो करंट लूप को और रोक दो, मतलब बाहर आ जाओ, सिंपल सी थ्योरी है, तो ब्रेक आएगा। रिटर्न मीन्स होता है फंक्शन से वापस है ना कॉलिंग लोकेशन पे आ जाओ, फंक्शन से बाहर निकलो और अपने है ना डेस्टिनेशन जहाँ से तुम चले थे वहीं पे आ जाओ, मतलब सोर्स पे, जहाँ से तुम्हारा सोर्स था ना वहीं पे आ जाओ मतलब। और एग्जिट क्या करेगा, प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशंस को क्लोज कर दो और प्रोग्राम से ही बाहर आ जाओ। और कंटिन्यू क्या करेगा, करंट लूप का जो है स्किप कर दो, छोड़ दो। तो ये डिफरेंट अपने पास स्टेटमेंट है। तो ब्रेक कहाँ पे यूज होता है, लूप के अंदर और स्विच स्टेटमेंट में, है ना। रिटर्न कहाँ यूज होगा, फंक्शंस के इनसाइड। एग्जिट का यूज होगा प्रोग्राम्स में कोई कंडीशंस लगा के, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक है ना वैल्यूज के ट्रू होने पर बाहर आना हो तो एग्जिट कर दो। कंटिन्यू का यूज होगा लूप के अंदर। अपन नॉर्मली है ना ट्रांसफरिंग में गो टू एक प्रोग्राम्स के अंदर एक लोकेशन से, मतलब जैसे होता है ना कि बॉटम से टॉप पे जाओ, तो ये जो ट्रांसफरिंग होगी बॉटम टू ये हो गया आपके बैक की तरफ, तो बैकवर्ड डायरेक्शन। एक होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे चलो, यहाँ से जंप करो और यहाँ आ जाओ, या यहाँ से जंप करो इस पोजीशन पे आ जाओ, तो ये गो टू, जैसे नॉर्मल लाइफ में जो समझते हैं वही है ये। और लूपिंग का जो मतलब होगा साइक्लिक प्रोसेस, कि एक स्पेसिफाई कंडीशन तक है ना एक रिपीट करते रहो। कई बार होता है ना कि पर्टिकुलर जैसे प्ले ग्राउंड है, अब तुमको इंस्ट्रक्शंस मिल गया कि इसके 10 राउंड करो, तो 10 राउंड में लगता है कि तुम उस ट्रैक को 10 टाइम्स तक रिपीट करते रहोगे। कई बार जैसे मैं तुमको बोलता हूँ कि टॉप से बॉटम पे जाओ, फिर बॉटम से टॉप पे जाओ, तो ऐसे 5 तक है ना प्रोसेस को चला दो। तो किसी सर्टेन रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए है ना, तो अपन को ऐसे साइक्लिक प्रोसेस चलाना पड़ जाता है। हर साइक्लिक प्रोसेस में कुछ न कुछ चेंज कर देंगे अपन, तो एक कंडीशंस ट्रू फॉल्स होती रहेगी। तो कोई भी कंडीशंस तक ट्रू होने तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट का मतलब प्रोग्राम का पोर्शन, उसको रिपीट कर दो, वो लूप कहलाएगा। तो लूप का मतलब इटरेशन बोल दो, रिपीटेशन बोल दो, साइक्लिक प्रोसेस बोल दो, किसका, प्रोग्राम के सेगमेंट का, प्रोग्राम के पीस का, किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल का। तो किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को ना उसमें कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे तो वो लूप कहलाएगा। अब लूप स्टेटमेंट क्या क्या आएंगे,
तो वो देखिए अपन, है ना, लूप स्टेटमेंट जो आएंगे अपने पास। तो पहला तो हो गया आपका फॉर लूप स्टेटमेंट, फॉर लूप, है ना। दूसरा आपका हो गया वाइल लूप, वाइल लूप। तीसरा हो गया डू वाइल, डू लूप कह दो या डू वाइल भी कह सकते हो। ये 3 तरह के लूप स्टेटमेंट है ये। कोई भी अगर लूप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, है ना, इटरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, है ना, लूपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, तो तुमको है ना कॉपी के अंदर आंसर बुक में इन 3 पॉइंट को फोकस करना है। तो फॉर लूप है, वाइल लूप है ना, डू वाइल लूप है। डू लूप कह दो या डू वाइल भी मैं कह सकता हूँ। और इसमें फिर आगे पढ़ेंगे तो नेस्टेड लूप की थ्योरी आ जाएगी। यहाँ पे ना नेस्टेड लूप की थ्योरी आ जाएगी, नेस्टेड लूप, ये चौथा पॉइंट कह दो आप। तो लूप तो आपके ना ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। और इसमें फिर अपन लूप से रिलेटेड जो कीवर्ड अपन इधर देखे थे ना, लूप से रिलेटेड कीवर्ड, लूप रिलेटेड कीवर्ड, तो एक तो आपका है ना इसमें ब्रेक लूप के अंदर यूज होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक कंटिन्यू होता है, ये भी है ना लूप से रिलेटेड है, लूप के अलावा ये कहीं यूज नहीं होता। कंटिन्यू तो लूप का रेस्ट्रिक्शन से कि लूप के इनसाइड यूज होगा। ब्रेक अपना है ना स्विच में या लूप में, ब्रेक याद रख लो, या तो लूप के इनसाइड, सबको याद हो गया, और स्विच के इनसाइड, 2 जगह इसकी आइडेंटिफाई होती है। और कहीं पे भी अगर इसको इंडिपेंडेंट लगा दे और दोनों स्टेटमेंट नहीं है, लूप भी नहीं है अपनी कोडिंग में और स्विच भी मेंशन नहीं है, तो ये सोच लो ये अनडिफाइंड रहेगा, चाहे तुम कितना भी सही लिखो स्टेटमेंट। तो ब्रेक कब समझेगा कंप्यूटर, जब ये लूप के इनसाइड आ रहा है ना। ये कब समझेगा, जब कोई पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट के इनसाइड आ रहा है, चाहे इसको कंडीशनल बनाओ चाहे अनकंडीशनल बनाओ। कंडीशन के साथ में ब्रेक कर दो, अनकंडीशनल के साथ में ब्रेक कर दो, दोनों वे में चलेगा ये। तो ब्रेक का एक ये याद होना बहुत ज़रूरी है ना, कि ब्रेक कहाँ यूज होता है, ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और कंटिन्यू ओनली लूप के अंदर यूज होगा, ये पॉइंट याद रखना है, ओनली यूज्ड इनसाइड लूप, इनसाइड लूप, ये अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि लूप के अलावा कंटिन्यू कहीं पे भी नज़र नहीं आना चाहिए। कंटिन्यू की सिंपल सी मीनिंग है कि जो करंट प्रोसेस अपन चलाते हैं उस पर्टिकुलर एक ही प्रोसेस को रोकना है और आगे का प्रोसेस को तो फॉलो करना है, लूप को रोकना नहीं है। ब्रेक तो क्या करेगा, लूप को ही रोक देता है। और कंटिन्यू क्या करेगा, करंट इटरेशन, जो करंट है ना, रिपीटेशन जो चल रहा है उसको रोक के नेक्स्ट इटरेशन को ये फॉलो कर लेगा। तो दोनों का थोड़ा सा अपन को आइडिया रहना चाहिए। और ये फॉर और वाइल जो लूप है, फॉर और वाइल जो लूप है, इसको अपन एंट्री कंट्रोल में डालेंगे। तो लूप को अपन जब डिवाइडेशन करेंगे ना अपन को लूप को, तो लूप को मैं देर आर 2 कैटेगरी में बना सकता हूँ। तो एक तो होता है एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल, और एक होता है आपका एग्जिट कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल में ये फॉर लूप एंट्री कंट्रोल, और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल, और यहाँ पे डू वाइल लूप, ये आपका एग्जिट कंट्रोल। तुम कहोगे एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल क्या होता है। लूप तो समझ गए ना, साइक्लिक प्रोसेस में फॉलो करना है ना कंट्रोल्स को। तो एंट्री का मतलब होता है कि लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन चेक कर लो, और एग्जिट का क्या मतलब होता है कि लूप को एक बार तो रन करने दो, और तब जब अपन है ना क्लोजिंग पे चलेंगे, लूप के है ना बॉटम के वाली स्टेप्स पे आएंगे, तब कंडीशन को चेक कर लो। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एग्जिट कंट्रोल है, जैसे अपन रेलवे प्लेटफार्म पे चले गए, वहाँ एंट्री चेक करते हैं क्या, नहीं करते। तो रेलवे प्लेटफार्म में जाने का अंदर चले जाओ, पूरा प्रोसेस को फॉलो कर लो। जब तुम एग्जिट पे आओगे तो वहाँ पे चेक हो जाएंगे अपन कि चेक का मतलब एग्जिट पे वो चेक करेगा कि टिकट नहीं तो फिर पेनल्टी तो बाहर कर देंगे अपन को। और एक होता है कि लूप को चलाने से पहले एंट्री चेक करो, मतलब एंट्री की कंडीशंस चेक होगी, चेक होने पर लूप को चलाओ। जैसे अपन मूवीज़ देखने जाते हैं तो मूवीज़ में ऐसे डायरेक्ट एंट्री थोड़ी दे देते हैं कि पहले आपको ना एंट्री चेक करेंगे। जैसे परीक्षा देने जाएंगे तो परमिशन लेटर को गेट पे चेक करेंगे। तो एंट्री चेक और एक होता है एग्जिट चेक, 2 तरह के कंट्रोल्स होते हैं। तो एंट्री चेक में कौन सा लूप आएगा, फॉर और वाइल, याद होना चाहिए। एग्जिट चेक में कौन सा लूप आएगा, डू और वाइल। डू और वाइल है ना एट लिस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि डू वाइल में क्या होता है, एंट्री चेक होती नहीं है, तो पूरा प्रोसेस लूप का चला दो।
जब बाहर निकलेंगे ना अपन, एक बार राउंड हो गया फिर कंडीशन चेक करते हैं अपन। कंडीशंस अगर फेल हो जाती है तो फिर अपन को लूप से बाहर कर देगा कंट्रोल ही, ठीक है ना। और कंडीशन सही होती है तो फिर चलाते रहो। और एक होता है कि लूप को चलाओ, है ना, और चलाने से पहले कंडीशन को चेक कर लो। कंडीशन सही हो तो लूप को इवैल्यूएट कर लो, फिर अगेन कंडीशन सही है फिर दोबारा रन कर लो, फिर कंडीशन सही है दोबारा रन कर लो। तो ऐसे करते रहेंगे, कंडीशन फेल होते बाहर आ जाओ। तो इस तरह से लूप की थ्योरी चलेगी। और नेस्टेड का सिंपल सी मीनिंग है, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। अब घोंसले की थ्योरी पढ़ोगे ना तो एक के अंदर दूसरा, नेस्ट होता है ना NEST, जाल। अब जाल का तुम अगर लेआउट देखोगे तो एक तो आउटर ब्लॉक हो गया, एक इनर ब्लॉक हो गया, इनर में फिर इनर हो गया, फिर इनर हो गया, तो एक पूरा नेस्ट बन जाता है। तो यहाँ नेस्टिंग जो टर्म्स है, वन इनसाइड अदर, याद हो गया। नेस्टिंग का जो मतलब हुआ वन इनसाइड अदर, एक के अंदर दूसरा। अब ये नेस्टिंग जो टर्म्स है ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के साथ चलती है। लूप के साथ नेस्टेड, इफ़ के साथ नेस्टेड, स्विच के साथ नेस्टेड, स्ट्रक्चर के साथ नेस्टेड, फंक्शंस के साथ नेस्टेड, क्लास के साथ नेस्टेड। तो ये नेस्टेड जो टर्म्स है ये अपन कई सारे स्टेटमेंट के साथ में लगा सकता हूँ। आप कोई भी कह दे कि नेस्टेड इफ़, तो समझ गए, इफ़ के अंदर इफ़। नेस्टेड इफ़ में लूप की थ्योरी नहीं आनी चाहिए, याद रखने का मेजर पॉइंट है। नेस्टेड इफ़ इनसाइड इफ़ विद इन इफ़, एक आउटर इफ़ एक इनर इफ़, है ना, और हो सकता है इनर में भी फिर इनर हो। नेस्टेड लूप, तो दो लूप का एटलीस्ट मतलब नेस्टेड बनाने के लिए दो तो अपन को चाहिए स्टेटमेंट। तो लूप में कोई से भी दो लूप का कॉम्बिनेशन ले लो, तो एक आपका आउटर लूप एक इनर लूप, फिर इनर में भी इनर हो सकता है। ऐसे कई सारे 27 लेवल तक अपन नेस्टिंग कर सकते हैं। अब कंपाइलर पे डिपेंड करता है इसका रिजल्ट्स का जो एग्जैक्ट आंसर है। तो नेस्टिंग का वन फिर अदर फिर अदर फिर अदर इनसाइड है ना करते रहो। तो लूप के अंदर लूप है ना, लूप इनसाइड लूप, लूप विद इन लूप, ये सब नेस्टिंग की टर्म्स हो जाती है। नेस्टेड फंक्शंस, तो फंक्शंस के अंदर फंक्शंस कि एक आउटर आपका पूरा फंक्शंस, फंक्शंस में फिर फंक्शंस को कॉल कर लो, हो सकता है उसमें फिर फंक्शंस कॉल हो जाए ना, तो ऐसे नेस्टिंग हो जाती है। तो एक दूसरे से लिंक करते हुए आगे चलते जाओ। ऐसे नेस्टेड स्विच, तो एक आपका स्विच का एक आउटर एक इनर, है ना, पहले इनर स्विच क्लोज होगा फिर आउटर में एंट्री होती है। ऐसे नेस्टेड स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे आपका नेस्टेड क्लास, C++ में पढ़ेंगे तो क्लास के अंदर क्लास। तो जब भी ये नेस्टेड टर्म्स आ जाती है तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या होगी। तो अपने पास है ना हर के साथ में नेस्टेड चला सकता हूँ मैं। नेस्टेड इफ़ है, नेस्टेड एल्स इफ लेडर सिप है, तो एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, दूसरे में तीसरा इफ़, तीसरे में चौथा इफ़, तो ऐसे कॉलिंग हो सकती है। अब जैसे मान लो फंक्शंस भी कॉल करते हैं तो नेस्टिंग कॉलिंग भी कर सकता हूँ मैं। तो अभी ये कंट्रोल स्टेटमेंट का आपके सामने पूरा सारांश है, इसको याद रख लो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में एक तो ये डिसीजन का है जो परीक्षा में आता है, नेस्टेड इफ का बहुत रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, स्विच का पूरा एक सिंटेक्स है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी अपन कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। जंपिंग में इतने सारे स्टेटमेंट है, तो अपन प्रोग्राम्स में पर्टिकुलर लोकेशन से अदर लोकेशन में जाएंगे तो गो टू यूज करेंगे। और ब्रेक आपका स्विच और लूप से रिलेटेड है। रिटर्न आपका फंक्शंस के अंदर यूज होगा। एग्जिट प्रोग्राम्स को क्लोज कर देगा। कंटिन्यू लूप के इनसाइड यूज होगा। फिर ये लूप में ना 3 तरह के लूप स्टेटमेंट है। लूप का दूसरा नाम अपन इटरेशन भी कह सकता हूँ मैं, है ना, रिपीटेशन भी कहूँगा, साइक्लिक प्रोसेस भी कह सकता हूँ। जंपिंग को अपन ट्रांसफरिंग का कंसेप्ट भी कह सकते हैं। और ये एक के अंदर कोई दूसरा आ जाता है तो नेस्टेड लूप कहला देगा। एक वन मतलब लूप विद इन लूप। तो लूप रिलेटेड कीवर्ड में आपका ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है ना। ओनली यूज कंटिन्यू लूप के इनसाइड यूज होगा। लूप के 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। देयर आर 2 स्ट्रक्चर ऑफ लूप, एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल। तो अपन आज की क्लास को तो अपन यहीं पे एंड करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी 1 by 1 इन स्टेटमेंट के पहले मेन ऑब्जेक्ट कि जितने भी मैंने स्टेटमेंट के टाइटल्स लिखे हैं इन सब का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो इनका डिस्क्रिप्शन, फिर यूज कैसे करेंगे, सिंटेक्स, फिर इनका है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इसका पूरा एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा। और फिर इनका एक एग्जाम्पल, एक तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके एग्जाम्पल, एक पूरा प्रोग्राम्स को लेके एग्जाम्पल। तो 1 by 1 इनको अपन है ना, अब आगे की जो क्लास अपनी चलेगी ट्यूटोरियल की वो इन्हीं स्टेटमेंट को लेके चलेगी।
और ये पूरा बेस है, पावरफुल है, ये आना चाहिए। लूप तक जिसको आ गया तो एक बिगिनर्स के लिए सिंपल है ना, एक ये कोडिंग आ जाएगी। फिर आगे अपन को एडवांस है ना एरे से ही, कि लार्ज डेटा को डील करेंगे, तो ये तो चलेंगे ही, ये तो बेस है, हर लैंग्वेज में बेस है। फिर एरे, एरे मतलब लार्ज डेटा आएगा, सिमिलर टाइप का डेटा आएगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटा को अलाउ करूँगा। फिर प्रोग्राम्स को भी है ना छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेशन करके फंक्शंस बना के अपन फिर यूज करेंगे। फिर पॉइंटर्स के थ्रू है ना मेमोरी को पूरा जो भी वेरिएबल्स है उनको अपन है ना फंक्शंस है उनको पॉइंटर्स के थ्रू भी डील करेंगे। फिर अपन है ना परमानेंट डेटा को स्टोर करेंगे तो फाइल्स पढ़ेंगे। फिर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करते हुए डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।